Hello everyone. This is a quick surprise, uninformed, unscheduled stream. So this is actually we are going to get good time to interact between each other because I'm sure बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है stream के बारे में. In fact मुझे भी नहीं पता था. And the objective of this particular quick stream is, and the reason of not informing this is that first and foremost. This particular stream I'll be quickly discussing the mock test paper which the institute came up with the financial reporting new course syllabus. चलिए तो in fact I would just kind of come on the screen perfectly fine, cool, looks fine. तो दोस्तों देखिए I'll just quickly tell you basically what happened is institute ने अपने mock test paper 10th October 2020 को financial reporting new course का publish किया और उन्होंने कहा कि you can take one day for giving up the paper and the next day we'll give the suggested answer. So this paper was given by the institute yesterday. I kind of referred to that particular paper yesterday itself. In that particular paper, there was nothing much new per se which was there except two questions which were new. Everything else was actually a repetition of what they have already asked in any of the previous MTPs, RTPs, past exam questions or the study material. तो दो क्वेश्चन जो नए हैं वो डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जो क्वेश्चन रिपीट हैं I will be still covering those particular questions, basically briefly telling you in terms of what is something which is special into it. So for those set of students who actually want to kind of just have an idea कि यार इसमें कौन से नए क्वेश्चन है बस अपन उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. I think what you can see is this particular फाइल विच आई हैव शेयर्ड. सो ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करी है, अपनी फास्ट की वेबसाइट पे भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा. एंड इस पर्टिकुलर शीट में एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो व्हाट वी हैव डन इज इंस्टीट्यूट ने कुल मिला के जो नवंबर 2020 की आरटीपी दी, हमारे लिए ये आरटीपी का डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हो सकता है कि मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं उससे पहले स्टूडेंट्स और सवाल पूछने लग जाएं. हेलो सर, हाउ आर यू, हेलो हेलो हेलो. चलिए, हाय नितिन, हाय युक्ता, हाय उज्जवल, हाय पारुल, हाय दीपक, हाय राहुल, प्रियंका, हर्षिला, देव कोठारी, हेलो एवरीबॉडी. हो सकता है कईयों के मन में ऑडिट से रिलेटेड जो रिवीजन सेशंस हमारे पेंडिंग वगैरह हैं, ब्ला ब्ला, इसकी बातें आए, वो सब हम आखिरी में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द स्ट्रीम. अभी लेट अस कंसंट्रेट ऑन व्हाट द पर्पस ऑफ द स्ट्रीम इज. कूल. सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर शीट, व्हाट आई हैव डन इज कल जो पेपर आया तो उसमें मैंने क्या किया, जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी इंस्टीट्यूट नवंबर 18 या मई 19, नवंबर 19 या मई 20 के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम या स्टडी मटेरियल में पूछ चुका है, वो सब मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं फिट इन कर दिया, इनफैक्ट स्पेसिफाई कर दिया. तो अगर आप देखेंगे ऑल इन ऑल 15 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट पेपर में आए. हमारे लिए ये क्यों इसलिए एनालाइज करना जरूरी है, बिकॉज आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम पेपर आता है मोर और लेस ऑफ लेट, आई एम नॉट सेइंग इस बार क्या होगा, बट ऑफ लेट अगर अटेम्प्ट्स देखूं तो क्वेश्चंस प्राइमरीली आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल से ही उठ के आते हैं. तो ये हमें एक अच्छा ट्रेंड इनफैक्ट बताता है कि यू नो व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. तो टोटल 15 क्वेश्चंस का हमारा ये पेपर रहा. इस 15 क्वेश्चन में टोटल 11 क्वेश्चन रिपीट थे, 2 क्वेश्चन रिपीट बट विद डिफरेंट फिगर्स, 2 क्वेश्चन नए जिसमें एक इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का 20 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे हम जीएफआरएस में एक्सपेक्ट करते हैं वैसा क्वेश्चन दिया गया. दैट इज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपलसरी में इन्होंने कंसोलिडेशन का क्वेश्चन दिया विच वाज एक्चुअली कट कॉपी पेस्ट ऑफ सीए फाइनल एग्जाम में 2019 का सवाल. और इंस्टीट्यूट अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखता है. इस सवाल में भी उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करने में गलती कर दी है और इस क्वेश्चन में कहीं पर उन्होंने कट कॉपी में एक जगह ईयर चेंज नहीं किया, जिससे उनका जो सोल्यूशन बना है वो पूरी तरह से गलत बन गया है. तो या तो हमें सोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा या ईयर चेंज करना पड़ेगा. आई एम 100% श्योर कि इंस्टीट्यूट सोल्यूशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा, तो वो ईयर चेंज कर देंगे. आई विल टॉक अबाउट दैट. जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया है उसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए वो मैंने प्रिपेयर कर दिया है और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. अगर आपको उसको एज इट इज सोल्यूशन देखना है तो आप सजेस्टेड आंसर सार्थक सर के या सार्थक आपकी फैकल्टी के देख लीजिए, और अगर आपको इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर देखना है तो क्वेश्चन क्या बदलना है मैं आपको बता दूंगा. इसके अलावा if you see out of these particular 15 questions, there was a good breakup in terms of a good mix of questions which were asked. So they had covered 2 questions on consolidation, business combination, 2 questions on financial instrument. However, we could not see any question on share based payment. There was no question on leases.
क्या कोविड के एफएक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? तो नहीं। रिस्ट्रक्चरिंग जो इंडेक्स 37 से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आया, उसमें कहीं कोविड लिख दिया जा रहा कि उससे कहीं कोई इम्पैक्ट आपके आंसर पे नहीं पड़ता है. बोर्ड ऑफ स्टडीज इज प्रीटी क्लियर दैट वी आर रियली नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट द कोविड एफएक्यूज एज फार एज दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट इज कंसर्न. जस्ट फॉर योर एडिशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसकी कभी कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं. तो पेपर बैलेंस था, एक्सेप्ट शेयर बेस्ड पेमेंट के कोई क्वेश्चन नहीं थे, लीज के नहीं थे जो एक्सपेक्टेड होते हैं. शेड्यूल 3 इंडियाज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बड़ा सारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा. जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, पर हम उसे शेड्यूल 3 इंडियाज 1 के साथ ही डिस्कस करते हैं. So there was 115 marks kind of a question preparing the whole balance sheet. First time adoption का again एक पूरा question था जिसमें पूरी balance sheet prepare करनी थी, and then consolidated financial statement में balance sheet prepare करनी थी. तो मेरे हिसाब से पेपर थोड़ा सा lengthy रहेगा, students जिन लोगों को इसे solve करना होगा, because there were 3 questions which were kind of full-fledged questions which had require you to prepare the whole working notes and the balance sheet as well. ठीक है, तो ये आपका basis था. Chapter weightage मैंने आपको यहाँ पे आपकी quick summary के लिए दे दिया है. तो you can find maximum वेटेज किसका था? तो इट वाज ऑल ऑफ द अदर स्टैंडर्ड्स. कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन 24 और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स 18. दीज आर द टू मेजर टॉपिक्स व्हाट यू हैव, नथिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स. समथिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग वाज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 20 मार्क्स का. दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू काइंड ऑफ कवर थ्रू. चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर दीस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अब मैं ये नहीं बताने वाला कि ये वाला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर आरटीपी या एमटीपी एग्जाम में पूछा था, वहाँ से देख लेना, उसके लिए ये शीट काफ़ी है. अब मैं क्विकली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, इस तरह का मैं डिस्कशन करूँगा. तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा समवेयर इन 30 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर द होल पेपर. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन डेफिनेटली, आई एम जस्ट गोइंग टू पिन पॉइंट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इन दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सर, इस तरह के सवाल कभी ऐसा होता है क्या कि जो एमटीबीए में पूछा है एज इट इज इंस्टीट्यूट उसको एग्जाम में पूछ ले? एज सच क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ही किए जा रहे हैं एमटीबीए में, तो वी कैन से दैट अ सिमिलर क्वेश्चन माइट कम इन द एग्जाम, बट डेफिनेटली सीइंग द ट्रेंड, डज दैट हैपेंस और हैज दैट हैपेंड इन द पास्ट? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट मच. ठीक है, चलिए, तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट. लेंदी लगा थोड़ा, किसी ने कहा, दीप्ति शर्मा, आई अग्री टू दैट, लेंदी डेफिनेटली था. ठीक है. ओ माय गॉड, वी हैव 125 ऑड पीपल हु हैव कम डाउन अनइन्फॉर्म्ड. इनफैक्ट मैंने कुछ बताया नहीं था इसके बारे में, तो थैंक यू वेरी मच. इनफैक्ट टेलीग्राम का भी हमारा चैनल है जो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पे भी आपको कुछ गपशप करना है तो आप कर सकते हैं. एनीवेज, चलिए, लेट्स कम बैक टू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. मैंने क्या किया दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए, समय बचाने के लिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है, जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें सॉल्व करनी थी, मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ फैकल्टी, जैसा कहना है उसको सॉल्व कर दिया. हालांकि मैंने जब सॉल्व किया है तो जैसे जर्नल एंट्री में मैंने नरेशन नहीं दिया, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू गिव नरेशंस इन दी एग्जाम्स. ये ऐसी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ डिफाइन कर दी, बट आई जस्ट काइंड ऑफ क्विकली सॉल्व इट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर सॉल्व कैसे कर दिया आपने? तो ये पेपर कल आ गया था और मैं कल ही इसको लेके बैठ गया था, वीकेंड था, कुछ ऐसे ही काम था नहीं, तो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था. इनफैक्ट इसका डिस्कशन हम कल ही कर सकते थे, पर मैं रुका हुआ था सजेस्टेड आंसर के लिए जो इंस्टीट्यूट ने आज पब्लिश किया. सजेस्टेड आंसर मुझे इसलिए देखना था क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था कंसोलिडेशन का, ये वाला क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक एरर हो गई जो सॉल्व करते करते ही समझ में आ रही थी कि ये अपरेंट एरर है जो इंस्टीट्यूट से हो गई है. एंड आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि इंस्टीट्यूट क्या इसको जैसा क्वेश्चन दिया वैसा सॉल्व करेगा, या वो सब दिमाग लगाए बिना जहाँ से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया वहीं से सजेस्टेड आंसर भी कॉपी पेस्ट कर लेगा. दे फॉलोड द सेकंड अप्रोच. तो कंसिस्टेंटली हमने देखा आरटीपी में भी गलती करी उन्होंने, इस बार एमटीपी में भी गलती करी है. एग्जाम में बस गलती ना करें, एग्जाम की सेफ्टी सिक्योरिटी में गलती ना करें, ऐसी हम आशा रखते हैं. इससे ज़्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते. बट दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली फ्रस्ट्रेटिंग, एम्बेरसिंग. 15 मार्क का सवाल आप समझिए सॉल्व करने बैठ रहे हैं और वहाँ पे क्वेश्चन में गलती आ रही है, और उस एक गलती से आपका कैलकुलेशन एनसीआई को छोड़ के सबका चेंज हो जाता है. फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन इंस्टीट्यूट जाग जाओ और कृपा करके ऐसी गलतियां ना करें. चलिए, पीएन लिमिटेड और एसआर लिमिटेड 31 मार्च 2020, एकदम प्लेन वनीला डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा आ चुका है उसके ऊपर था. होल्डिंग ने सब्सिडरी के कुछ 70% शेयर मिड ऑफ द ईयर में एक्वायर किए थे. अब हाईलाइट सुन लो अब आप. और एक चीज़ मैं आपको साफ साफ और बता दूं, ये लेक्चर आपका यूट्यूब पर रहेगा. Reason why I didn't share in advance this particular live discussion schedule with you was I did not want you to kind of change your schedule for your studies. ये आप रहेगा YouTube पे, अभी आपको छोड़ के जाना है, अपना लाइव सेशन जाइए,
whenever you feel comfortable and when we have scheduled time for this particular kind of a discussion, you can do that. But 30 minutes, I'll just quickly cover this up. चलिए, तो मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन है। मैंने बताया जब भी मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन है, जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ या पीपी हुआ या फिर कोई डिविडेंड है, तो आपको एकदम डेट्स ध्यान रखना है कि वो प्री पोस्ट कौन से पीरियड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट क्विकली अगर मैं ग्लांस करता हूं तो दिस नथिंग स्पेशल एज सच व्हिच इज देयर इन द बैलेंस शीट। 1 अक्टूबर 2019 का इन्वेस्टमेंट है, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है, यानी कि 6 महीने बाद की हमारी होल्डिंग पेरेंट और सब्सिडरी एसआरपीएन दोनों की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर दी गई है। रिटेन्ड अर्निंग जो प्रॉब्लम है वो ये है, बेसिकली ये देख लीजिए। अब आप बताओ, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस आपको दिया है 1 अप्रैल 2017। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया था मई 2019 में, वहां पर उन्होंने 17-18 की बैलेंस शीट के थ्रू क्वेश्चन पूछा था, वो उन्होंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो ये 17 आ गया। इसको अगर आप 1 अप्रैल 2017 की बजाय 1 अप्रैल 2019 कर दोगे तो आपका सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे 2017 लेके सॉल्व करोगे तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, आई विल शेयर दैट ऑन आवर वेबसाइट एंड द टेलीग्राम चैनल, आप वहां से ले लीजिएगा। फर्क समझ में आ गया आपको? सब्सिडरी के अगर आपको रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंसेस 93,600 2017 के दिए एंड बैलेंस शीट 2020 की दी हुई है, तो इसका मतलब 3 साल बाद की बैलेंस शीट है और एक्विजिशन की डेट 2.5 इयर्स बाद की हो गई है। इसका मतलब कि हमारे जो क्लोजिंग ओपनिंग रिजर्व के डिफरेंस से प्रॉफिट फॉर द ईयर निकलेंगे वो 3 साल के हो जाएंगे, 2.5 इयर्स के प्री, 6 मंथ्स के पोस्ट। दैट विल चेंज योर प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स and also your post acquisition profits hence consolidated reserves and surplus. However, अगर मैं इसे 1 अप्रैल 2019 मान के सॉल्व करूं, जैसा कि इंस्टीट्यूट ने भी किया है when they kind of solve this particular thing, so in that particular case your answer will match with the institute answer. ठीक है? इसके अलावा एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, 12% डिविडेंड पे किया। क्या करते हैं अपन, जब भी सब्सिडरी डिविडेंड पे करती है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से, हमें कोई मतलब नहीं है, पेरेंट उसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीओरएल में ले जाता है, पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पेरेंट के पीएनएल में जो डिविडेंड हमें मिला है उसको हम वहां से हटा देते हैं। क्यों क्या ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जो नए क्वेश्चन है उसमें क्यों क्या भी कर लेंगे। सेकेंड, एनसीआई में से हम क्या करेंगे, जो डिविडेंड उसे मिल चुका है उतना एनसीआई हम कम कर देंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स के लिए हम रिजर्व्स वो लेंगे जो डिविडेंड बांटने से पहले रहे थे। चलिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड माय ऑब्जेक्टिव इज, जो मुद्दे की बात है मैं उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर दूंगा एंड अज्यूमिंग कि आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, आप क्विकली उसको रिलेट कर लेंगे। चलिए, तो पीएन ने उसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग सही की थी। प्लांट एंड मशीन की 1 अक्टूबर को वैल्यू 6,24,000 है, 10% पर annum डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीन को बैक कैलकुलेट करोगे आप, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय 90%, फिर 6 महीने का डेप्री लगा के जो वैल्यू आएगी उसको 624 से कंपेयर करेंगे, जो फेयर वैल्यू गेन होगा वो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स निकालते समय उतना बढ़ जाएगा। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 को 3 और असेट्स में रिवैल्यूएशन हुआ, इनफैक्ट असेट्स एंड लायबिलिटी में। असेट्स की वैल्यू 312 और 31,200 से बढ़ानी है, दैट मींस यू विल हैव टू इंक्रीज द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। इन्वेंटरी की वैल्यू और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, सॉरी, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ी है, तो प्रॉफिट पे इसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट होगा, तो इससे हमारा फेयर वैल्यू गेन जो है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, वो ट्रेड पेबल लायबिलिटी बढ़ने से कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फेयर वैल्यू गेन निकाल के आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स देख लीजिएगा। इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि ये सारी की सारी जो असेट्स और लायबिलिटी है ये ईयर एंड पर भी एज इट इज है, तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको सेम अमाउंट से आपकी रिस्पेक्टिव असेट्स और लायबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। मजा आता कभी क्वेश्चन में एक छोटा सा ही चेंज कर देते कि बोल देते कि इन्वेंट्री जो है वो ईयर एंड पर अब इन्वेंट्री अब हमारे स्टॉक में नहीं है। ऐसे केस में फिर आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के इस अमाउंट से कम करना पड़ते, क्योंकि इन्वेंट्री जो सब्सिडरी की बुक्स में आ रही है हमने उससे ज़्यादा में ली है, तो वो अगर बिकी है तो ग्रुप का प्रॉफिट जितना सब्सिडरी ने दिखाया है उससे कम होगा। तो दैट कुड हैव बीन वन रियली इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, बट इट इज़ नॉट देयर। चलिए, तो ये बोल दिया इन्होंने कि ये सब अनसोल्ड रही है। नेक्स्ट, 31 मार्च 2020 को अदर रिजर्व्स वर सेम एज 1 अप्रैल 2019। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन द रिजर्व्स पर से। द बिजनेस एक्टिविटी आर नॉट सीजनल, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि प्रॉफिट से ऑकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैंने सोल्यूशन बना दिया है, सजेस्टेड आंसर भी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आएगा जिसका कारण मैंने बता दिया, तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन, यू कैन जस्ट क्विकली रेफर इट हियर।
ठीक है, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द मोड ऑफ आवर डिस्कशन. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस हियर देन यू कैन टेल मी. चलिए, ये मैंने यहाँ तक कवर करा दिया, गपशप आज करी नहीं है. आपके कोई इनपुट्स इस पर हैं, आप देना चाहें तो दे दीजिए. इस दौरान में जो कुछ कमेंट्स आपने दिए हैं, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट. देयर इज अ टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ये बता दिया मैंने आपको. चलिए, मुकेश भाई यही समझा रहा था मैं अभी. PK 116 फास्टर लेक्चर नीडेड सर, रिविजन शेड्यूल एंड ऑफ द स्ट्रीम में बताऊंगा मैं. मधुर, ओके अग्रीड सर, प्लीज शेयर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर यू. आप देख लीजिए जो मैंने सोल्यूशन बनाया है उसमें क्या गुडविल आई है. बेसिकली मजाक है, क्योंकि अगर बेचारे किसी बच्चे ने शेड्यूल बनाया होगा मॉक टेस्ट पेपर देने का, तो उसका आंसर इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं हुआ होगा. बट आई एम श्योर कि ये एरर अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स वाली एरर है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए. ये गुडविल है भाई मेरे हिसाब से. चलिए, Shreya says this review weighing is perfect. Aditya say it is perfect. राजवीर, बोर्ड नोट्स मैं शेयर कर दूंगा 100% टेलीग्राम पे भी, और अपनी साइट पे अपलोड भी कर दूंगा. चलिए, रिवीजन वीडियो का शेड्यूल मैं आपको एंड में बताऊंगा. देख लूँ टेलीग्राम पे हमारे कोई बार बंधु एक्टिव हैं क्या. चलिए, निखिल, गुड टू रीड योर मैसेज एज वेल. चलिए देन Index 101 is it important for exam is what Kajal is asking. तो दोस्तों का 101 अपन ऐसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि हम इसको रिस्पेक्टिवली हर स्टैंडर्ड के साथ करते हैं. और आप देखोगे आज सच तो कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है इसमें पर से, बट ये है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स आपको एक क्वेश्चन में लगाना पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एमटीबी में पूछा गया. आई विल सीरियसली सजेस्ट दैट यू शुड नॉट टेक चांसेस विद इट एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, कूल. चलो, तो दिस आपकी हरी झंडी मुझे मिल गई है, तो इसी फॉर्मेट में हम आगे चलते रहेंगे. क्विकली देख लेते हैं, बहुत फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, कोई गल नहीं है. चलिए नेक्स्ट. Ronak says request you to justify the change made by institute in question 1 of RTP November 2020 in deferred tax calculation as per your discussion on RTP. We've already done that discussion in RTP जो DTL का change हुआ था. चलिए, कार्प लिमिटेड is engaged in developing computer software. रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में भी आ चुका है, आरटीपी में भी आ चुका है, एमटीपी में भी आ चुका है, एग्जाम में भी आ चुका है. इन सारे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले नॉर्मली इंस्टीट्यूट एज्यूम करता है कि ये सारी एक्टिविटीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी गई है. तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आफ्टर एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल विजिबिलिटी एंड ये वाली कॉस्ट है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल विजिबिलिटी, तो ये और इससे पहले की सारी कॉस्ट पीओरएल में डाल दो, ये मानते हुए कि रिसर्च फेज है जब तक विजिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है. और एक बार विजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई तो आप इसे कैपिटलाइज कर दीजिए. टेस्टिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दीजिए. कॉन्फ्रेंस रखिए प्रमोशन के लिए, ये कैपिटलाइज नहीं होगी बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू मेकिंग द असेट रेडी फॉर कमर्शियल यूज. हेंस दिस विल गो टू पीओरएल. डेवलपमेंट फेज कैश फ्लो बजट प्रिपेयर किया, दैट्स ओके. नेट प्रॉफिट, दैट्स ओके. इसका मतलब कि इसमें कैपिटलाइज होगा सिर्फ और सिर्फ दो खर्चे 3,90,000, बाकी सब पीओरएल में जाएंगे. हमेशा ऐसे सवालों में आपको क्या पूछा गया है, अबाउ मेंशन्ड कॉस्ट को आप रेलेवेंट इंडेक्स के अनुसार कैसे ट्रीट करोगे. तो आपको हर पॉइंट में बताना होगा कि ये वाली कॉस्ट रेवेन्यू में जाएगी, क्यों जाएगी, कैपिटलाइज होगी, क्यों होगी, आखिरी में टोटल कितनी कैपिटलाइज होगी, बची हुई रेवेन्यू में जाएगी. चलिए, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2A. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आए हैं. व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटिंग टू. एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है. मेरे को इच्छा भी नहीं हुई कि मैं इसको अलग से कॉपी में सॉल्व करूँ. वही देखो, मैं पास कर चुका हूँ, मुझे वापस से पास नहीं करना है. ये जो मैंने यहाँ पे क्विकली सॉल्यूशन बनाया था, ये मैं क्योंकि सॉल्व कर रहा था तो उसके लिए मैंने बना लिया था. प्लस आपको एग्जाम में सिस्टमैटिकली इसमें आगे पीछे थोड़ा टेक्स्ट लगा के करना है, जिसके लिए आप सजेस्टेड आंसर देख सकते हो. ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का पेपर है, ये भी मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा. कई सारे स्टूडेंट जिनको क्विकली क्वेश्चंस देखने, एक बार क्विक रिव्यू करना है, बिकॉज क्यों रिपीटेटिवली एक ही एक क्वेश्चन बार बार करें, नया होता तो पूरा सॉल्व करते. अभी हमारे लिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से क्विकली देख लीजिएगा. इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है. एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल असेट में इम्पेयरमेंट इंडिकेशन है. 4 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज दे रखे हैं, आज बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा. कोई टर्मिनल कैश फ्लो है नहीं, तो वैल्यू इन यूज में 4 साल के फ्यूचर कैश फ्लोज को गिवन डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए. नेट सेलिंग प्राइस दी हुई है, जो भी ज़्यादा होगी वो आपका क्या रहे हैं रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा. इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व था तो उसका सरप्लस पड़ा हुआ है. लॉस उतना सरप्लस से सेट ऑफ कर लेना, बचा हुआ पीओरएल में डेबिट कर देना, कोई दम नहीं. चलिए 2B पे आते हैं. नाउ व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को न जाने क्यों इतना पसंद है. पहले इन्होंने आरटीपी में 2020 में पूछा, फिर एमटीपी में 2020 में पूछा, और अब ये वापस से आ गया यहाँ पर. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शायद अब ये एग्जाम में ही पूछना बाकी है, तो अब बस वहीं बचा है, तो शायद वहाँ भी पूछ ले इंस्टीट्यूट, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा. इंडेस 19 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या है, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है.
इस डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत क्या है क्विकली एक बार देख लेते हैं। आओ, आपको 1 अप्रैल 2019 की डिफाइंड बेनिफिट प्लान की असेट्स की ओपनिंग वैल्यू दी हुई है और ऑब्लिगेशन की ओपनिंग वैल्यू दी हुई है, तो दोनों की ओपनिंग वैल्यूज आप लगा लीजिए। इसके बाद बोला है प्लान रिसीव कंट्रीब्यूशन ऑफ 4,25,000 एट ईयर एंड, यानी इस पे ब्याज नहीं मिलेगा और इससे प्लान असेट्स बढ़ जाएंगे। एंड पेड आउट बेनिफिट्स ऑफ 2,55,000। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बेनिफिट्स पे आउट होते हैं तो उससे असेट्स भी कम होते हैं, लाइबिलिटी भी कम होती है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है। करंट सर्विस कॉस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 5,10,000, इसको आप डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ऐड कर दीजिएगा। 5% इंटरेस्ट है प्लान असेट्स पे भी और ऑब्लिगेशन पे भी, तो ऑब्वियसली बात है जो ओपनिंग बैलेंस है उस पर ऐड होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ईयर एंड पर हुए हैं और करंट सर्विस कॉस्ट इस साल की ईयर एंड पर रिकॉग्नाइज होती है। तो ओपनिंग बैलेंस में दोनों में 5% ऐड कर दो, प्लान असेट्स बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट इनकम, ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर आपको फेयर वैल्यू दी हुई है प्लान असेट्स की 23,80,000 और आपको डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की वैल्यू दी हुई है। तो डेफिनेटली आपका ये जो कैलकुलेशन से अमाउंट आएगा और ये वैल्यू में डिफरेंस होगा। अगर फेयर वैल्यू प्लान असेट्स की ज़्यादा है और आपका कैरिंग अमाउंट कम है तो ये फेयर वैल्यू गेन है असेट्स पे। सिमिलरली ऑब्लिगेशन में गेन या लॉस होगा, इसे मेजरमेंट गेन लॉस की तरह से आपको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। आपको क्या क्या करने के लिए कहा गया है, लेट्स सी दैट। Provide a reconciliation of opening balance and closing balance of defined benefit obligation and plan assets, 1. Second, how much will be recognized in profit and loss, other comprehensive income, and what will be shown in the balance sheet. तो ध्यान रखना, करंट सर्विस कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। एक्चुरियल गेन लॉस और फेयर वैल्यू गेन लॉस प्लान असेट्स का ओसीआई एनआर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग वैल्यू आपको दी हुई है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की और प्लान असेट्स की, नेट अमाउंट बैलेंस शीट में असेट या लाइबिलिटी के फॉर्म में शो हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर देखना चाहते हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। आइडियली इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर का फॉर्मेट इससे मिलता जुलता है, वो अलग अलग बनाते हैं, मैं एक टेबल में बना दिया। प्लान असेट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, एक एक चीज़ दे दी है। आखिरी में जो भी आपका गेन लॉस है उसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया और फिर आगे आपको पीआरएल में कितना साफ साफ, ओसीआई में कितना, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है, एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन आपको दे दिया क्या। चलिए, तो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर, कूल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What is this next question relating to? So this is basically with respect to Ind AS 109. Again it is a repeat question and I would suggest कि इसको भी आप important mark करके देख लीजिए। It's a good decent question basically जो premature redemption की बात करता है। Now when I say premature redemption, what is that? तो इन्होंने क्या किया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि बेसिकली एक कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, 5,000 यूनिट्स हैं और 5 साल बाद ये कन्वर्ट होने वाला है। तो कन्वर्ट होगा तो ये इक्विटी पोर्शन होगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि शेयर्स वुड बी कन्वर्टेड एट अ प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ कन्वर्जन प्राइस ऑफ 105 पर शेयर। अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा बिगड़ा हुआ सा है। क्या मतलब इसका समझिएगा। कन्वर्जन प्राइस ये बोल रहे हैं फिक्स है 105 रुपये पर शेयर की। इसका मतलब ये बताइए कि क्या जो नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करने वाले हैं वो वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सर फिक्स्ड ही है। क्यों? क्योंकि 5,000 के अगर डिबेंचर्स हैं 100 रुपये के तो 5 लाख हो गए, 5 लाख डिवाइड बाई 105, इतने नंबर ऑफ शेयर्स हमें इशू करने हैं। तो अगर ये फिक्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं जो आप इशू कर रहे हो, सॉरी इक्विटी शेयर्स है जो आप इशू कर रहे हो अंडर कन्वर्जन फॉर योर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ये अपने आप में इक्विटी कंपोनेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी रिडम्पशन की बात नहीं की गई है। लेट अस सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन प्लीज। It says debentures are convertible into equity shares at a conversion price of 105 per share. Interest is payable annually at cash. At the date of issue, Shelter could have issued non-convertible debt of 5-year term for 12%. ये अपने basically market rate of interest दिया गया है जिससे अपन present value निकालेंगे, which will be helpful for us for the purpose of what? Basically for the purpose of calculating the fair value of the liability component. That's not something which is going to create an issue. आगे देखिए। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 में प्री मैच्योर रिडम्पशन हुआ है। अब इस सवाल की मज़ेदार बात देखो, अगर आप इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये अपने आप में इक्विटी हो गया। और अगर ये इक्विटी है तो इसका मतलब इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट पर से
सिर्फ जो आपको हर साल मैंडेटरली इंटरेस्ट पे करना है उसका आएगा, दैट मीन्स इंटरेस्ट स्ट्रिप का फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट आएगा। जहां तक प्रिंसिपल की बात है, बिकॉज फिक्स है आज से ही कि हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं, इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स विच आर गोइंग टू बी इशूड आर फिक्स्ड एंड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स विच विल गेट रिडीम्ड आर आल्सो फिक्स्ड, एंड इफ दैट इज द केस देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल मीट द फिक्स टू फिक्स टेस्ट, एंड इफ इट मीट्स द फिक्स टू फिक्स टेस्ट देन इन दैट केस दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एन इक्विटी कंपोनेंट। हाउएवर इंस्टीट्यूट ने इसे सॉल्व करते समय पहले भी अभी भी क्या माना है, इन्होंने ये माना है कि भाई अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो भी एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा एक्सक्यूज मी प्रीशा, चलिए बुलावा दरखास्त आ गई है, संडे को स्ट्रीम ले ना तो ऐसा हो जाता है। चलिए तो प्रीशा आई एम जस्ट कमिंग 10 मिनट्स प्लीज। प्रीशा आज मैंने प्रॉमिस कर रखा है भाई उसे कि मुझे उसे जेली रैंचर की लॉलीपॉप बनानी है घर पे, है ना, तो उसका सामग्री वगैरह मंगा चुके हैं हम। एनीवेज आई विल डेफिनेटली शेयर द पिक्स विद यू इन टर्म्स ऑफ हाउ इट लुक्स लाइक। तो अभी आए मुद्दे पे, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में इफ द फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज नॉट मेट then in that particular case I would say that this is a financial liability। और वो कब मीट नहीं होगा, जब a the number of shares which I am giving that is variable, और b the consideration which I am receiving in return is variable। यानी या तो ऐसा कहते हैं कि जो मार्केट वैल्यू होगी डिबेंचर्स की उसके हिसाब से हमें 105 रुपीज पर शेयर पे शेयर इशू करना होंगे, देन इन दैट केस आई कैन से इट विल नॉट मीट द फिक्स टू फिक्स्ड टेस्ट, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे वो वेरी हो जाएंगे। और मैं ये कहूँ कि भाई मैं फिक्स 23 शेयर्स इशू करने वाला हूँ पर उससे लाइबिलिटी कितनी रीपे होगी, तो नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशू इनटू 105, और उसके अलावा जो डिफरेंस है वो मैं कैश में पे करूंगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स भले ही फिक्स है पर मेरा जो कंसिडरेशन है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर लॉजिक से अगर देखा जाए तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ हाउ डू आई कंसिडर दैट टू बी एन इक्विटी component, the liability portion। However, it is a repeat question which the institute had asked earlier and then they have again asked it here, so in that particular sense वापस से क्या होगा, कुछ नहीं, दरखास्त करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो बता देंगे कि इसमें हमने ऐसा कुछ assumption लेकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसके कारण ये इसका लॉजिक है और उसके बेसिस पर ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए कूल, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अलावा आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, देयर इज समथिंग मोर इन दिस। The interesting part which you need to really understand in this particular question is what? 1st April 2022 यानी कि 3 साल बाद कंपनी ने बोला है कि हम इसे प्री मैच्योर रिडम्पशन करना चाहते हैं, which is at the wish of the company and at the wish of the holders। और उस समय फेयर वैल्यू 5,25,000 हो गई और मार्केट रेट 9% हो गया। अब जब भी डी रिकॉग्निशन होता है तो लॉजिक क्या होता है, डी रिकॉग्निशन का एक सिंपल सा रूल है, प्री मैच्योर हो ऑन टाइम हो, कि डी रिकॉग्निशन में आप देख लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या है और कैरिंग अमाउंट क्या है, जो डिफरेंस है वो पीआरएल में डाल दीजिए। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के आपके इंटरेस्ट कैश फ्लोज 8% ऑन 5 लाख रुपीज, 40,000 के 2 साल के कैश फ्लोज आएंगे आपके, और अगर आप प्रिंसिपल को लाइबिलिटी मानते हो तो 5 लाख का 2 साल बाद कैश फ्लो आएगा, उससे मार्केट रेट 9% से डिस्काउंट करके कैरिंग अमाउंट निकालो, इनफैक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू है जैसा सॉल्यूशन में दिया गया, और कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लीजिए, दोनों का जो भी डिफरेंस है वो पीआरएल में गेन लॉस डाल दो, और उसके ऊपर नीचे जो भी पैसा दिया है वो सब रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वो इक्विटी कंपोनेंट के कारण माना जाएगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, क्यों, क्योंकि आपने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं 8% के ऊपर, और मार्केट में आप इनिशियली इशू करते तो 12% पे करते, यानी कन्वर्जन ऑप्शन से आपने ब्याज बचाया है। तो जो शुरू में इक्विटी कंपोनेंट आपने क्रिएट किया था, व्हेन यू काइंड ऑफ रिडीम दीस पर्टिकुलर डिबेंचर्स, वो इक्विटी कंपोनेंट को भी आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। चलिए, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3A। Now this is a decent particular question. What is this particular question relating to associate conversion to subsidiary? जब भी associate subsidiary में convert होती है तो मेरे पास पहले 25% था, उसके बाद मैंने 75% और एक्वायर किया, तो क्या होता है, तो इन्होंने क्या किया, 25% की मेरी associate का इन्वेस्टमेंट था, 1 अप्रैल 2019 पे मैंने ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट 4320 में एक्वायर किया था। इस समय की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस समय उसके आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स कितने थे या इक्विटी एसेट्स कितनी थी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें कोई कैपिटल रिजर्व नहीं था, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होता है तो फिर कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का हमारा बढ़ जाता है, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने बोला है कि फिर 1 साल में क्या हुआ, हमें एसोसिएट से प्रॉफिट और लॉस, OCI NR
और OCIR, तो एक्सचेंज डिफरेंस OCIR हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व OCI, नॉन रिक्लासिफाइबल कैटेगरी हो गई, और ये PRL, इतना इतना गेन हुआ है। तो ये सबसे क्या हुआ एसेंशियली, ये तीनों आपके कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स में ऐड हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में, और दूसरी तरफ रिस्पेक्टिव जगह आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिजर्व्स में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने क्या किया, 75%, रिमेनिंग 75% जब आपने एक्वायर किया तो ये सब्सिडरी बन गई। तो हम ये मानते हैं कि आपने एसोसिएट बेच दी, क्या कितने में बेची, जो आज उसकी फेयर वैल्यू है। तो उस इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 4860। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है और 4860, तो 4860 माइनस कैरिंग अमाउंट, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसोसिएट में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो माना जाएगा, वो PRL में चले जाएगा। ये ऑलरेडी PRL में जा चुका है क्योंकि ये रिक्लासिफाइबल है, तो दिस विल बी ऑल्सो ट्रांसफर टू PRL, और ये नॉन रिक्लासिफाइबल है तो इसको उठा के आपको सीधे रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है PRL में कितना जाएगा, रिजर्व्स में कितना जाएगा, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर बट नॉट विद द सेम नंबर्स चेंज हुए हैं, तो दिस इज आल्सो वन डिसेंट क्वेश्चन। सो दे हैव पिक्ड अप डिसेंट गुड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देयर टू सॉल्व। चलिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पूरे पर्टिकुलर मॉक टेस्ट पेपर का, इन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट डेट के बाद में हमने रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचा है, तो बताइए क्या इसे हमें बुक्स में प्रोवाइड फॉर करना चाहिए। आंसर इज वेरी सिंपल, बैलेंस शीट डेट के बाद आपने सोचा है, देन इन दैट केस इट्स अ फ्रेश इवेंट, नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। बैलेंस शीट में प्रोविजन रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का नहीं बनेगा जब तक बैलेंस शीट डेट पे आपका कोई कमिटमेंट उस पर नहीं होता है। एज पर इंडेस 37, इंडेस 10 कहता है कि अगर ये सिग्निफिकेंट है देन इन दैट केस आप इसे नोट्स में डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट सी पार्ट पे आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई समय देने की जरूरत भी नहीं है। ओके, दिस इज अनदर डिसेंट गुड क्वेश्चन। इसमें इन्होंने कहा गया है कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन 10 लाख का हमने हमारी होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी को दिया है, और इसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अटैच नहीं है। आपको बोला है 3 अलग अलग सिचुएशन में आपको अपनी होल्डिंग पेरेंट कंपनी विच इज KK लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी विच इज YK लिमिटेड, दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में आपको बताना है कि इसकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाएगी। So if you see this particular question, they have basically given concessional loan to subsidiary, and in all the 3 cases, in all the 3 cases, what you have to do is, you have to kind of show through journal entries as to what will be the accounting treatment. Case number 1, what is that? Case 1 में कहा गया है, जो पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है वो इंटरेस्ट फ्री है, सच दैट इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। और जब भी रीपेबल ऑन डिमांड होता है तो हम जिसने लिया है उसको फेस वैल्यू से कम पे लाइबिलिटी बुक नहीं करना है, तो वो पूरे 10 लाख पे बुक करेगा, देने वाला भी 10 लाख पे शो कर देगा, कोई ब्याज की अकाउंटिंग नहीं होगी, इंटरेस्ट ऐसे भी इस लोन में 0 है। सेकेंड केस में कहा है मार्केट रेट 10% है, आपने 3 साल के लिए लोन दिया है, फेयर वैल्यू 810150 है, पेरेंट अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, फाइनेंशियल एसेट लोन गिवन, फेयर वैल्यू 810150, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू पे बुक होता है, पर 2 बैंक 10 लाख हुआ है। डिफरेंस को हम मानेंगे कि ये लेवल 1 इनपुट से तो आया नहीं है, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू तो है नहीं, तो ये डिफरेंस को हम कहाँ डेबिट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड में। सब्सिडरी अपनी बुक्स में लोन 10 लाख का दिखाएगी, नहीं फेयर वैल्यू पे दिखाएगी, विच इज 810150, पैसा आएगा 10 लाख, डिफरेंस इक्विटी में क्रेडिट कर देगी कि पेरेंट ने उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें फिर 1 साल खत्म होने पे आपको ब्याज की अकाउंटिंग करना पड़ेगी, 10% इंटरेस्ट ऑन द फेयर वैल्यू चार्ज करना होगा। थर्ड केस में बोला है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है और रीपे करना है, पर रीपेमेंट की टर्म्स डिफाइन नहीं है, जब पैसे हो तब रीपे कर देना। तो इसमें आपको टर्म्स अज्यूम करना पड़ेंगी कि क्या हो सकती है, और उसके बेसिस पे आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके पेरेंट अपनी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट, सब्सिडरी अपनी बुक्स में फाइनेंशियल लायबिलिटी, दोनों अपनी बुक्स में इसे शो करेंगे पर से, और जो भी डिफरेंस होगा उसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट शो कर देंगे, और इसमें भी ब्याज की आपको अकाउंटिंग करना होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया जाएगा, इस तरह के लोन मार्केट में मैं देता तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहे हैं, और इसी के साथ देख लेते हैं क्विकली रिवीजन आखिरी में बताऊंगा मैं। और समीक्षा सिंह अभी ज्वाइन किया, हाँ समीक्षा, दिस वाज एक्चुअली सरप्राइज, इनफैक्ट मैं चाहता नहीं था कि आप लोग शेड्यूल देखकर वेट करो, प्लान करो, आप अपनी कन्वीनियंस पे देख लेना, ये यूट्यूब पे रहेगा। इनफैक्ट जैसे ही मैंने इसे बोला वैसे ही कई सारे लोग ढंढे ढंढे चले भी गए कि चलो ये आराम से रात में देखेंगे, जब नींद नहीं आएगी, सर की आवाज़ सुन के बहुत बढ़िया गहरी नींद आती है। चलिए, लोन रिपेबल ऑन डिमांड इज नॉट टू बी शोन एट लेस देन नॉमिनल वैल्यू, राजवीर बिल्कुल ठीक बात है। टेलीग्राम के हमारे कुछ बंधु कुछ कह रहे हैं क्या, नहीं यहाँ कुछ ओके चलिए, ओ हो यहाँ तो ऐसी कुछ बातचीत हो रही है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन पढ़े बिना क्या क्लियर किया जा सकता है ये कैसा सवाल है। चलो दोस्तों आ जाओ, अब
पढ़ना पड़ेगा भाई, छोड़ के नहीं जाना है ना। छोड़ने के लिए इंस्टीट्यूट ऐसे ही एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता ही है जो छोड़ के जाते हैं अपन। अब आ जाओ शौर्य लिमिटेड। शौर्य प्रताप सिंह का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या कहता है। Shaurya Limited is a company which is having is a registered office in New Delhi. 60% of Shaurya Limited shares are held by Government of India and rest are held by other investors. तो इसके बेसिस पे एक डिस्क्लोजर बनता है। इंडेस वन कहता है कि अगर आपके कोई एक प्रमोटर ग्रुप आइडेंटिफाइड है तो यू शुड आइडियली गिव अ डिस्क्लोजर फॉर दैट पर्टिकुलर रिस्पेक्ट। ठीक है, वो दे सकते हैं हम, बट लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज primarily about. It is first time that Shaurya will be applying Indes for the financial year 2019-20. तो इनको कहा गया है कि फॉलोइंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर अर्लियर गैप, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, at the beginning of the preceding period, which is also known as DOT, date of transition, first day of the preceding year. तो 2019 अप्रैल 1 पे इन पे इंडेस लगे, तो 1 अप्रैल 2018 से इन्हें एज सच इंडेस का रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इनफैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव तो उससे पहले भी जाएगा, बट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब 1920 का होगा तो उसमें 1/4/18 की बैलेंस शीट दिखाना होगी, जिसे डेट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। डेट ऑफ ट्रांजिशन 31 मार्च 2018 की इन्होंने को बैलेंस शीट दी गई है। 1 अप्रैल 2018 डेट ऑफ ट्रांजिशन है। आपको इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंडेस बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटी दी गई है, पहले ऐसा होता था, अब पहले एसेट्स आएंगे बाद में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएंगी। शेयर होल्डर फंड्स, अब इसमें इक्विटी लिखते हैं, शेयर कैपिटल ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह हम अदर इक्विटी शब्द देंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर बोरिंग्स के फॉर्म में शो करी जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ठीक है, डीटीएल ठीक है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंतर्गत दिखाया जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी का कुछ देखेंगे क्या नोट दिया है, फिर देखेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा या अदर्स में जाएगा। प्रोविजंस अलग लाइन आइटम्स के थ्रू शो किए जाते हैं। नॉन करेंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ठीक है। देन इसके बाद में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, तो वो तो है नहीं। देन गुडविल आती है, तो गुडविल का प्रेजेंटेशन ऊपर हो जाएगा, पहले वो आएगी। और फिर उसके बाद में वी हैव इंटैंजिबल असेट्स। इसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असेट्स के अंतर्गत आएंगे, तो नॉन करंट असेट्स में फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। फिर उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये लोन्स एंड एडवांस, नॉर्मली एडवांस लिखा होता है तो कैपिटल एडवांस हो सकता है, तो वो नोट्स में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज हम मानते हैं कि ये भी एक फाइनेंशियल असेट होगा। और अदर नॉन करंट असेट सेपरेटली आ जाएंगे। करंट असेट में सबसे पहले इन्वेंट्री, फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके फाइनेंशियल असेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल असेट में आएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस भी फाइनेंशियल असेट में आएंगे। अदर करंट असेट्स का नेचर इन्फॉर्मेशन कहीं हमें मिलेगी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना है कि 101 में आपको शेड्यूल 3 का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन पेपर में 35 मार्क्स के क्वेश्चन में शेड्यूल 3 इंडेस 1 का आपको खासा नॉलेज चाहिए। और
हेलो हेलो। चलिए, कब से गई थी भाई आवाज़ बताओ। चलिए, आज संडे है ना, तो आज बीवी की दुआएं में बहुत जोर होता है, तो वो सारी तैयारी कर लेती है। इनको कैसे परेशान करता है दोस्तों, सर थोड़ा सा बताइए प्लीज़, कहाँ से रिपीट करना है मुझे। 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट्स तक क्लियर है क्या? सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड, यस 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 यस। आज मैं मेरे जो यूजुअल सेटअप होता है ना, उसके अलावा कुछ सेटअप से कर रहा हूँ, तो एकदम से मेरा चैट पर ध्यान नहीं गया, अदरवाइज सब मेरे सामने रहती है एकदम चैट। जी, कहाँ से? फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेट मी जस्ट क्विकली कवर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स वंस अगेन। ओके, इसमें बेसिकली सब शेड्यूल 3 का आपको नॉलेज लगाना है। शेड्यूल 3 में कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, ये वो है। सबसे पहले वाले पॉइंट में आप देखोगे तो 3,90,000 रुपीज़ जो है वो कैश में पेबल है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ड्यू नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, तो इसलिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल आता है, तो अदर्स में जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस जो आपको कैश में रिसीव करने हैं, जो लोन है वो फाइनेंशियल एसेट में जाएगा। जो स्टाफ को दिया है उसमें सर्विस मिलेगी ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, तो फिर अदर्स में चले जाएगा। कैपिटल एडवांसेस अदर नॉन करंट एसेट्स में ही जाएगा, फाइनेंशियल एसेट में नहीं जाएगा। सिमिलरली 3,50,000 रिसीवेबल इन कैश एंड प्रीपेड एक्सपेंस 50,000, तो जो कैश में रिसीवेबल है वो फाइनेंशियल एसेट में जाएगा, प्रीपेड जो है वो अदर्स में चले जाएगा। डिविडेंड पेबल यहाँ पे प्रपोज्ड है, क्यों? क्योंकि भी शेयर होल्डर अप्रूवल पेंडिंग है, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो लाइबिलिटी दिखाई है तो प्रोविजन में एडेड है, तो उसको आप डिडक्ट, इनफैक्ट लाइबिलिटी बढ़ी हुई है तो कम कर दीजिए, और रिजर्व्स आप अपने 2 लाख से बढ़ा दीजिए। नोट्स में एक डिस्क्लोजर दे दीजिएगा कि प्रपोज डिविडेंड 2 लाख रुपए का है। ये सारों में आप बताओ 101 का ही लगा क्या? नहीं सर, शेड्यूल 3 के आधार पर ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चीज सीएफओ ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंसिस्टेड ऑफ क्लास ऑफ असेट एज ऑफिस बिल्डिंग हुज कैरिंग अमाउंट इज 10 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन इज 15 लाख, और कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना चाहती है। हम बोलेंगे मॉडल रिवैल्यूएशन यूज करना है या कॉस्ट, दोनों ही केस में आपको 101 में डीम्ड कॉस्ट एग्जाम्पशन, जो पॉपुलर एग्जाम्पशन है, देता है, जो कहता है कि आप डेट ऑफ ट्रांजिशन में चाहो तो कैरिंग अमाउंट ले लो, चाहो तो फेयर वैल्यू ले लो। रीसेंट फेयर वैल्यू आपने रिवैल्यूएशन के लिए यूज की थी तो वो ले लीजिए, और फिर आगे आपको कॉस्ट फॉलो करना है कॉस्ट करो, रिवैल्यूएशन अप्रोच फॉलो करनी है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चाह रहे हैं कि भैया हम 15 लाख इसकी फेयर वैल्यू लें, बहुत बढ़िया भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही लेंगे तो क्या होएगा, 5 लाख रुपए से हमारी पीपी बढ़ जाएगी और 5 लाख से रिजर्व्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर देंगे, अज्यूमिंग टैक्स का कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। टैक्स का एडजस्टमेंट होगा तो डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी टैक्स रेट है इंटू 5 लाख पे। फिर ये कह रहे हैं कि इंटेंजिबल एसेट भी है जिसकी फेयर वैल्यू पता है, पर मैनेजमेंट इज रिलक्टेंट टू इनकॉर्पोरेट फेयर वैल्यू चेंजेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, ये ऑप्शन अवेलेबल है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स में अगर आपकी फेयर वैल्यू एक्टिव मार्केट प्राइस होती है तो आप फेयर वैल्यूएशन यूज कर सकते हो, नहीं है और आप चाहते हो कि हम नहीं कंसिडर करें तो चलेगा। तो पीपी में आपको एक डिसीजन लेना है, वेदर यू विल यूज कॉस्ट और यू विल यूज फेयर वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट्स में आपको एक डिस्कशन करना है, यानी एक चॉइस लेनी है। पीपी में आप ऐसा नहीं कर सकते, एक ऑफिस बिल्डिंग को मैं फेयर वैल्यू पे लूंगा और एक को कॉस्ट पे लूंगा, बट यू कैन डू दिस कि पीपी एज अ होल में मैंने डिसाइड किया है, आई विल बी फेयर वैल्यूइंग ऑल द एसेट्स एंड आई विल कंसीडर ऑल पीपी एट फेयर वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट्स आई विल जस्ट कंटिन्यू देम as per the carrying amount of the previous gap as the date of transition value for future। ठीक है, तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, शौर्य लिमिटेड 80% एक्वायर किया था किसी कंपनी एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड में, और वहाँ पे उसने जो गुडविल रिकॉग्नाइज की थी, इन्होंने इसमें कहा है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार की थी, जिसमें सब्सिडरी की एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कंसीडर करना जरूरी नहीं होता था। तो अगर वो करते तो गुडविल चेंज हो जाती। तो क्या करना है, तो हम देख चुके हैं इंड AS 101 का पॉपुलर एग्जाम्पशन है कि जो पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन है जिनकी अकाउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रीस्टेट एज पर इंड AS ना करें। और ये आपको डिसाइड करना है कि आप जितने पास बिजनेस कॉम्बिनेशन हैं या किस तारीख से बाद के कॉम्बिनेशंस को आप रीस्टेट नहीं करना चाहते, फिर सारे बिजनेस कॉम्बिनेशंस आप रीस्टेट नहीं करेंगे, यानी जो बुक्स में गुडविल आ रही है वो ले लेंगे। तो इनका तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात की गई है और उसकी गुडविल दी हुई है आपको बैलेंस शीट में, और कह रहे हैं कि हमें अगर हम इसकी फेयर वैल्यू लेते तो चेंज हो जाता, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एग्जाम्पशन है इंड AS 101 में, आप उसे यूज कर सकते हो, तो नो नीड टू डू एनी चेंजेस। ग्रीन कलर में क्या दिया हुआ है समझ में आ रहा है, मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्यों? क्योंकि पूरा सजेस्टेड आंसर देखोगे अभी, पर रिवीजन के समय जो आप शुरू में इनफैक्ट एग्जाम से 5 दिन पहले देखना चाहोगे तो कमेंट्स काम आ जाएंगे, दैट इज आई शेयर दिस विद यू। ट्रेड रिसीवेबल में क्या कहा गया है, it includes an amount of 20,000 as provision for bad debts measured in accordance with previous gap as per latest estimate provisions needs to be revised to 25,000। नहीं करेंगे,
प्रीवियस गैप में 20,000 का एस्टिमेट था, 25,000 का एस्टिमेट एज पर न्यू गैप नहीं हो रहा है, एज पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आप कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि इंड AS 101 में साफ कहा गया है वी विल नॉट डू एनी हाइंडसाइड चेंजेस। दैट मीन्स डेट ऑफ ट्रांजिशन पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो प्रोविजन बनाया वो सही है क्या? हाँ। डेट ऑफ ट्रांजिशन से आज 2 साल बाद जब मैं इंड AS में कन्वर्ट होकर आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल कर रहा हूँ, आज मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसे मैं यूज करके अपना डेट ऑफ ट्रांजिशन का एस्टिमेट चेंज करना चाहता हूँ, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कर भी नहीं सकते। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कोई चेंज नहीं होगा। एनोटेटेड MTP में है, आपके साथ शेयर करूंगा, 100% मैं शेयर करूंगा। RT इनफैक्ट टेलीग्राम में आई जस्ट शेयर दिस अक्रॉस विद यू। अभी पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देन इसके अलावा कहा गया है कि कंपनी ने लोन 1 लाख रुपए का लोन दिया था, 10 ईयर्स सॉरी टर्म 10 ईयर्स की है, 6 साल पहले दिया था, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसकी कुछ इनकर हुई थी। इस पे 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल इक्वली रीपेबल है, फेयर वैल्यू डेट ऑफ ट्रांजिशन पे 50,000 है और कैरिंग अमाउंट 40,000 है। 109 आपको बोलता है इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड यूज करने का आफ्टर एडजस्टिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें सेपरेटली हमने इनकर की थी, इसका मतलब हमने शायद उसको पुराने ज़माने में हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन लाइबिलिटी या असेट से एडजस्ट नहीं करते थे। मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत टीडियस टास्क होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंजेस को रेट्रोस्पेक्टिवली करना, तो इसलिए हम नहीं करना चाहते, तो क्या करें? इंड AS 101 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में डेट ऑफ ट्रांजिशन में या तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करके ले आओ, या फिर ऑप्शन है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन पे आपके फाइनेंशियल एसेट की जो फेयर वैल्यू है और जो क्लासिफिकेशन आपका बनता है उसके बेसिस पे स्टार्टिंग पॉइंट लेके यूज कर लो। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? रात गई बात गई, आज उसकी क्या फेयर वैल्यू हो लेंगे, तो 50,000 इसकी फेयर वैल्यू है तो वो ले लेंगे, बुक्स में 40,000 आ रहा है, 10,000 का गेन बुक हो जाएगा। नेक्स्ट, long-term borrowing 4,50,000 is due towards state government. Interest is payable at 4%. However, prevailing rate of market is 8%. Fair market value of loan standards 4,20,000 non-relevant. कंसेशनल रेट की गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिली है तो इंड AS 20 से रिलेटेड ये मैटर है। इंड AS 101 इसमें कहता है कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको लोन मिला है तो उस केस में आप चाहो तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज ना भी करो। इसका मतलब डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो कैरिंग अमाउंट आपकी लाइबिलिटी का आ रहा है वो ले लीजिए, इसका मतलब कोई गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिकॉग्नाइज नहीं की होगी। आई एम श्योर आपको पता है कि पुराने ज़माने में एज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता था, तो उसके हम सिर्फ क्या करते थे, ब्याज का खर्चा कम बुक करते थे और कोई इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस या गवर्नमेंट ग्रांट बुक नहीं होती थी। इंड AS 109 में हम बोलते हैं मार्केट में लेते अगर हम तो क्या रेट पे हमको लोन मिलता, गवर्नमेंट को जो पैसा देना है वो रेट से अगर हम वो पैसा किसी और को देते तो वो आज कितना लोन देता, सरकार ने कितना ज़्यादा दिया, वो गवर्नमेंट ग्रांट है। ऐसा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते। कंपनी कह रही है हमारी नहीं है इच्छा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस मत करो। इसका मतलब जो कैरिंग अमाउंट है उतने पे ही लोन चलने दो, कोई चेंज नहीं होगा। Next, under previous gap, mutual funds were measured at cost or fair value, whichever is lower. Company has designated it at fair value through profit or loss. तो इस पर्टिकुलर केस में से फेयर वैल्यू पे लेके आना आएगा। प्रीवियस गैप में ये 2 लाख का है और फेयर वैल्यू आज 2,30,000 है, तो 2,30,000 पे ले लो, 30,000 से प्रॉफिट बढ़ा दो। ऊपर मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है, इससे पूरा काम हो जाएगा तुम्हारा। इनफैक्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या चीज़ों के इम्पैक्ट आए हैं वो सब भी यहाँ पे दे दिए हैं, और उसके ऊपर नोट रेफरेंस भी दे दिया है कि किस नोट के रेफरेंस से ये इम्पैक्ट आए और इनकी वैल्यूज़ में क्या क्या चेंज आएंगे, कैसे कैसे किस नोट के कारण, वो सब दे दिए, आप देख सकते हो। मेरे को एक्सप्लेन करना था मेन पर्पस, वो मैंने कर दिया। 20 मार्क का सवाल डिस्कस हो गया हमारा। कूल, आई थिंक इज फाइन। चलो नेक्स्ट 5A पे आ जाइए दोस्तों। बोरोइंग कॉस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने इस सवाल को अलग अलग समय पे अलग तरह से सॉल्व किया है। अभी जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन है अपन उसको एज इट इज रट्टा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देयर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो इंस्टीट्यूट कंसिस्टेंटली सॉल्व कर रहा है उसमें वो क्या करता है, उसमें वो बोलता है कि अगर आपने से क्वालिफाइंग एसेट पे ये खर्चा किया है और आपने लोन जो लिए हैं इसमें 2 लोन है, एक स्पेसिफिकली आपने 7 लाख का लोन लिया और 2 आपके जेनेरिक लोन्स हैं। ये स्पेसिफिक लोन इन्होंने क्या मान लिया कि जो पैसा हमने पहले खर्च किया था, क्योंकि ये लोन थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग था ऑलमोस्ट, तो पहले उससे खर्च हो गया, तो इन्होंने ये मान लिया कि ये 2 लाख स्पेसिफिक से हुआ है और ये 6 लाख में से जो 5 लाख है वो स्पेसिफिक से हुआ है। तो जेनरिक से सिर्फ 1 लाख हुआ है और ये 12 लाख हुआ है। ये तो 31 मार्च 2020 पे है, तो इसका पीरियड ही कुछ नहीं है। तो इफेक्टिवली आपका जेनरिक बोरिंग से जो खर्चा है वो 1,12 लाख का है, इनटू आप पीरियड लगा दीजिए तो वेटेड एवरेज आपका फंड यूटिलाइज्ड आ जाएगा इन क्वालिफाइंग एसेट। और कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए ये दोनों फुल ईयर आउटस्टैंडिंग रहे, तो आप इसके ऊपर 1,25,000 1,50,000 का इंटरेस्ट दोगे, टोटल 25 लाख का लोन है, 11% का कैपिटलाइजेशन रेट, उसको वेटेड एवरेज
फंड यूटिलाइज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 41250 कैपिटलाइज इस पे होगा, और जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसमें 65,000 का ब्याज है और 20,000 की टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट्स की इनकम है जो ब्याज से नेट ऑफ कर देते हैं। स्पेसिफिक बोरिंग में ब्याज पूरा ऐड कर देते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ने फंड यूज़ किए नहीं किए, कम किए ज़्यादा किए, और कोई इंटरेस्ट रिकवरी होती है तो माइनस कर देते हैं। तो वो नेट कर दिया उन्होंने और उसके बेसिस पे ये टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अब्राम लिमिटेड। चलो, छोटे शाहरुख भी आ गए हैं अब मार्केट में, और इसके बाद में इन्होंने वापस से बैलेंस शीट दिख रहा है, इक्विटी और लाइबिलिटी और असेट्स, यानी फिर से ये क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट शायद बनानी होगी प्रॉपर्ली, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये क्या है, ओके, नोट्स टू अकाउंट्स है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आपको कहा गया है identify and report errors and misstatements in the above extract and prepare the correct balance sheet and statement of profit and loss along with requisite explanation। तो प्योर शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट पुराने एएस वाले फॉर्मेट से इसको कन्वर्ट करके आपको इंडेक्स के फॉर्मेट में लेके आना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सच इसमें, पर से आई हैव गिवन द नोटेशंस हियर, क्विकली बता देता हूँ। पहले एसेट साइड आएगी, फिर इक्विटी लाइबिलिटी, ये सब हेडिंग्स जो आपको दी गई है ये सब चेंज करना पड़ेंगी आपको, अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल, इक्विटी, इस तरह के नाम आते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आएंगी सारी चीज़ें, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट दोनों दिए गए हैं, सेम टैक्स लॉस के हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है अगर तो इसको ऑफसेट कर देंगे। ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग दी हुई है, आप इन सबको अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग नथिंग स्पेशल पर से, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्विकली बस पढ़ देता हूँ। बैलेंस शीट मैंने देख ली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो ठीक है प्रेजेंटेशन। डेफर्ड टैक्स की इन्फॉर्मेशन अलग से होगी तो करंट डेफर्ड अलग कर देंगे, ओसीआई की इन्फॉर्मेशन होगी तो नीचे ओसीआई दिखा देंगे। नोट्स में कैपिटल रिजर्व सरप्लस फ्रॉम पी&एल, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग बैलेंस एडिशन, रिजर्व फॉर फोर्सिएबल लॉस, अगर लॉस दिख रहा है होने वाला है तो फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन में, यहाँ से हटा देंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग, टर्म लोन है, डेफर्ड टैक्स असेट और लाइबिलिटी आपको दी हुई है, ये नेट दिखा देंगे, वहाँ पे ग्रॉस दिखाई हुई है बैलेंस शीट में। अदर करंट लाइबिलिटीज, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड है यानी ये डिक्लेयर हो गया है और क्लियर नहीं हुआ है, तो ये प्रपोज डिविडेंड नहीं है, तो ये ठीक है अपने आप में, ये दिखाना पड़ेगा, पर ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में चले जाएगा। बिलिंग इन एडवांस, ये बेसिकली मैंने ओवर बिलिंग कर दी है एक तरह की, तो इसके बदले में मुझे पैसे नहीं देना है, सर्विस देना है, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं जाएगा। अदर करंट लाइबिलिटी भी फाइनेंशियल में नहीं जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल का प्रेजेंटेशन ये ठीक है, बट हमें अब स्मॉल, माइक्रो, नॉट मीडियम सेक्टर का कितना ड्यूज है वो सब भी देना होता है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लिख देंगे वो अवेलेबल नहीं है इसलिए नहीं दे पाए। शेयर कैपिटल का आपको ब्रेकअप दिया हुआ है, नोट्स में डिस्क्लोजर दे देंगे। टर्म लोन बैंक से 5700 है जिसमें 700 का इंटरेस्ट ड्यू है, तो बोरोइंग्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी को आप नॉन करंट को 5000 कर दीजिएगा और 700 को आप अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर, करंट लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अदर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700 से दिखा दीजिएगा। रिजर्व फॉर फोर्सिएबल लॉस 6 महीने में ड्यू है तो इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर दिखाइएगा। इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट 1500 लाख, एनआरवी इज 1200, तो ये शुड भी नहीं आना चाहिए। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट एंड एनआरवी इज 1200, तो हम एनआरवी पे लेके आएंगे तो 1200 पे लाएंगे तो 300 से रिजर्व्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे और इन्वेंट्री 1200 पे आ जाएगी। 10% डिक्लेयर किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, नोट्स में इन्फॉर्मेशन दे देंगे प्रपोज डिविडेंड। अक्रूड इंटरेस्ट 300 लाख का बुक नहीं हुआ है, रिजर्व्स बढ़ा देंगे और फाइनेंशियल असेट्स अंडर करंट असेट्स में हम अक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। डेफर्ड टैक्स सेम गवर्निंग लॉस के नेट ऑफ कर देंगे, खत्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 से, एंड दैट्स अबाउट इट। फिर अपन रिवीजन सेशंस की बात कर लेंगे एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर दिस एमटीपी डिस्कशन। चलिए किसी ने बोला टोटल में से स्पेसिफिक रिड्यूस करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है क्या? पहले ऐसा नहीं करते थे, पहले क्या करते थे, टोटल अलग निकाल देते थे और इधर स्पेसिफिक निकाल के बचे हुए का वेट एवरेज करते थे, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज चेंज देयर अप्रोच, तो वी विल जस्ट फॉलो दैट, वी विल नॉट क्वेश्चन ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पहले वाली अप्रोच के भी अपने कुछ प्रॉस थे और इसके भी हैं। चलिए रिपीट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ग्रांट का क्विकली देख लें। ए लिमिटेड रिसीव 1 एकड़ लैंड, एक एकड़ लैंड आपको फ्री में मिला है, आपके पास क्या करने की चॉइस है? चाहो तो फेयर वैल्यू पे मेजर कर लो, फेयर वैल्यू आपको दी हुई है 12 लाख या 8 लाख, तो ट्रेन है, इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार ने कितने में एक्वायर किया हमें क्या मतलब है, गवर्नमेंट की कॉस्ट है। तो या तो 12 लाख पे आप लैंड मेजर करके गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम दिखा दीजिए 12 लाख से, या फिर आप 1 रुपये या 0 रुपीज़ पे लैंड को मेजर कर लें, ग्रॉस और नेट दोनों अप्रोच अलाउड है। आप बी लिमिटेड रिसीव्ड अमाउंट ऑफ लोन फॉर सेटिंग अप प्लांट एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो हम बोलेंगे कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है उससे डिस्काउंट करिए जो आपको लोन पे करना है, उससे जो प्रेजेंट वैल्यू आती है और जो पैसा आपको जितना ज़्यादा मिला है डिफरेंस को गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम दिखा दीजिए।
डी लिमिटेड रिसीव 25 लाख फॉर इमीडिएट स्टार्टअप ऑफ बिजनेस विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन के अगेंस्ट में नहीं है तो फिर इसको इमीडिएटली पीआरएल में डाल दीजिए। 10 लाख फॉर परचेज ऑफ मशीन कॉस्टिंग 80 लाख, यूजफुल लाइफ 10 साल है, डिप्रिसिएशन इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप 80 में 10 माइनस करके 70 पे दिखा दो और फिर इसकी 10 साल की लाइफ है तो 7-7 लाख का डिप्री लगा दीजिए, या 80 लाख की एसेट्स और 10 लाख की डेफर्ड इनकम और फिर हर साल 8 लाख का डिप्रिसिएशन और 1 लाख रुपए इनफैक्ट आपका डेफर्ड इनकम पीआरएल में ट्रांसफर होते जाएगा। पीआरएल में दोनों अलग अलग भी दिखा सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट में भी ग्रॉस नेट दोनों अलाउड है। डेफर्ड इनकम कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में और रिजर्व्स में नहीं। चलिए, गवर्नमेंट गिव्स अ ग्रांट ऑफ 25 लाख टू यू लिमिटेड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर इवन दो सिमिलर मेडिसिन आर अवेलेबल इन मार्केट बट आर एक्सपेंसिव, कंपनी टू एंश्योर डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years सो दैट कॉस्ट कम डाउन। तो ये कंडीशनल ग्रांट है, कंडीशन फुलफिल होगी उसके साथ ही आप इसको वो रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अभी आप इसको डेफर्ड इनकम दिखा दो और जैसे जैसे आप इसकी कॉस्ट इनकर करते जाओगे वैसे वैसे इनकम बुक कर देना, प्रोवाइडेड रीजनेबली सर्टन की कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपने आप में आने, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीपी में 2019 का है, अवार्ड पॉइंट्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, मैं इसमें प्राइमरली हो क्या रहा है आप देख लीजिए, 10 पॉइंट देता हूं अगर कोई 500 रुपए के गुड्स खरीदता है और 1 पॉइंट 50 पैसे का है। सीधी सी बात है, 500 रुपए के गुड्स में 10 पॉइंट 50 पैसे के, यानी कि 500 रुपए की सेल पे 5 रुपए के वर्थ के पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, आप जब गुड सेल कर रहे हो तो आप 500 रुपीज ले रहे हो और 5 रुपए के पॉइंट्स दे रहे हो, 10 पॉइंट 50 पैसे के। अब इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स क्या कहता है स्पेसिफिकली कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सेल में कोई ऐसी ऑब्लिगेशन लेके बैठे हो जो फ्यूचर में फुलफिल करना है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, गुड्स पे डिस्काउंट देना पड़ेगा और ये सब्सटैंसिव है, यानी नॉर्मली आपके गुड्स पे डिस्काउंट होता नहीं है। तो आपको कैसे अकाउंट फॉर करना है, तो आप ये मान लीजिए कि जो टोटल कंसिडरेशन है इसे अलोकेट कर दो। तो 500 रुपये में 5 यानी 100 रुपये में 1 के पॉइंट्स हैं। तो अगर आज आपने 100 रुपये की सेल करी है तो सेल बुक करो 100 इंटू 100/101 और मत बुक करो 1/101। ये डेफर कर दो, जब सामने वाला पॉइंट डिस्काउंट करेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होगी, वो सेल कम वैल्यू की होगी और यहाँ पे आपने जो लाइबिलिटी बना रखी है उस लाइबिलिटी को आप ट्रांसफर कर देना इनकम में। तो आज आपकी एंट्री क्या होगी, तो 101 रुपये की अगर मेरी सेल होती तो मैं एंट्री कर देता बैंक अकाउंट डेबिट 101 टू सेल्स 100 और टू लाइबिलिटी फॉर कस्टमर अवार्ड पॉइंट्स 1 रुपीज। फिर जब वो डिस्काउंट कर लेता तो डिस्काउंट करने में 101 की सेल 100 में होती तो वहां पे एंट्री होती मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 और वहां में कर देता लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 1 रुपए से। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अब इस पर्टिकुलर केस में सपोज आपने शुरू में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझो आपने 5000 लाख की सेल करी है, तो 5000 लाख की सेल में इफेक्टिवली 50 लाख के आपके पॉइंट्स हो गए। अब सपोज फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ परसेंटेज पॉइंट्स लोगों ने डिस्काउंट करा लिए, कुछ नहीं कराए और कुछ आपको लग रहा है कि नहीं होंगे डिस्काउंट। ध्यान से सुनना है, तो जो अब आपको एस्टिमेट लग रहा है कि यार इतने पॉइंट्स अब लोग यूज नहीं करने वाले, तो समझो 2 मिनट के लिए कि साल भर में टोटल सेल पे 100 पॉइंट इकट्ठे हुए थे, 100 में से 80 पॉइंट लोगों ने डिस्काउंट करा लिए, बचे 20 पॉइंट। 20 पॉइंट में से मुझे लगता है 5 पॉइंट लोग डिस्काउंट नहीं कराएंगे और 15 अगले साल करा लेंगे क्योंकि इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर तक है। अब मैं क्या करूं,
आ गई। चलो यार, ये कब से गई हुई थी वॉइस, हे भगवान। ओ नहीं, फिर गई आवाज। कहाँ से गई थे बताओ यार। चलिए, संडे को स्ट्रीम शाम को तो लेना ही नहीं चाहिए। बताओ भाई, कहाँ से गई थी आवाज, क्षमा करें यार। इंडिया से 115 से, ठीक है। चलिए, हार्टफेल्ट रिग्रेट फॉर दिस। इंडिया से 115, वापस से बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है। अवार्ड पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अब इंडेस 115 कहता है कि जब भी आप कस्टमर को कुछ गुड सेल करते हैं और साथ में कोई अवार्ड पॉइंट देते हैं जिससे कि वो आगे गुड सस्ते में खरीद सकता है, तो अगर ये सब्सटेंसिव है, इसका मतलब नॉर्मली वो डिस्काउंट अदरवाइज नहीं मिलता है, तो आपको इसे अकाउंट फॉर कैसे करना है। ये मानो कि ये भी एक आपका ऑब्लिगेशन है और इसके लिए आपने जितना पैसा अभी रिकवर किया है एक तरह से, उसे आप लाइबिलिटी शो कर दीजिए और जब वो गुड्स ले जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस पे तो आप इनकम बुक कर देना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हुआ ये है कि केके लिमिटेड एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और जो गुड सेल करता है 500 रुपये के गुड सेल करता है तो 10 पॉइंट देता है और एक पॉइंट 50 रुपये का है, यानी 500 रुपये की सेल पे 5 रुपये के पॉइंट दे रहा है। इसका मतलब घुमा फिरा के 1% की वैल्यू के बराबर के उसके पॉइंट्स हैं और ये सब्सटेंसिव है। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो जब आप 500 रुपये की सेल बुक करोगे तो पैसे 500 मिलेंगे पर डिस्काउंट 5 रुपये का बाद में देना है। तो आप अभी क्या मानो कि आपने बेसिकली 505 रुपये की वर्थ के गुड्स देने हैं 500 रुपये के बदले में, और आज 505 में से आपने दिए 500 के हैं, तो सेल कितनी बुक होगी 500 इंटू 500 अपॉन 505, यानी 100 अपॉन 101 का फैक्टर लग जाएगा। इतनी सेल आज बुक हो जाएगी और बची हुई लाइबिलिटी बुक हो जाएगी। तो सपोज अगर मैंने 101 रुपए की सेल करी आज, तो आज सेल बुक होगी 100 रुपए की और 1 रुपए की कस्टमर लाइबिलिटी की मेरी लाइबिलिटी बुक हो जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 101, टू रेवेन्यू आ जाएगा 100 और टू लाइबिलिटी ऑन अवार्ड पॉइंट्स 1 रुपए की आ जाएगी। ये हो गया क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है ना भाई। अब मैं चैट देख लूंगा यार हर थोड़ी देर में। ओके, एवरीथिंग्स फाइन। हेलो 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 हेलो। ठीक है, अब क्या हुआ समझना। अब समझो साल भर में हमने यहाँ पे खूब सेल करी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 5000 लाख की सेल कर दी, तो इफेक्टिवली 50 लाख के पॉइंट आपने अवार्ड कर दिया। अब वो पॉइंट जब अगर पूरे पॉइंट कस्टमर ने डिस्काउंट करा लिए होते तो आपकी जो आगे की सेल होती है उसमें उन्होंने क्या किया होता, कस्टमर ने 50 लाख रुपए क्या किए होते, 50 लाख रुपीज एक तरह से कस्टमर ने कम पे किए होते, तो रेवेन्यू वहां कम होता पर हम ये रेवेन्यू बुक कर देते। अब समझना मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है। 2 मिनट के लिए मानो कि साल भर में हमने जो टोटल सेल करी है उसमें 100 पॉइंट हमने दिए। 100 पॉइंट जो हमने दिए उसकी वैल्यू व्हाटएवर है। अब ये हुआ कि 100 में से 80 पॉइंट्स कस्टमर ने इसी साल डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट ले लिया उसका। बचे 20 पॉइंट जो वो अगले साल डिस्काउंट करा सकता है, पर हमें लगता है उस 15 ही कराएगा, 5 छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि कई सारे कस्टमर वापस गुड्स खरीदने नहीं आते और खरीदेंगे नहीं तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं देते हम। तो सवाल ये उठता है कि 100 में से 80 पॉइंट डिस्काउंट हो गए हैं, 20 में से 5 लग रहा है डिस्काउंट नहीं होंगे, जिसे ब्रेकेज कहते हैं। ब्रेकेज इज बेसिकली द अवार्ड पॉइंट्स व्हिच यू हैव गिवन बट यू फील दैट इट विल नॉट बी यूज्ड बाय द कस्टमर। तो ये रेवेन्यू इस साल कितना बुक करूं, 80 पॉइंट का, प्लस जो 5 सब्सक्राइब नहीं करने वाला है सामने वाला वो 85, और 15 जो लग रहा है अगले साल सब्सक्राइब होने वाले हैं उसकी लाइबिलिटी रहने दूं। तो इंडेस कहता है कि ब्रेकेज में रेवेन्यू जब लग रहा है ब्रेकेज होगा तब बुक नहीं होगा, इट विल बी बुक्ड इन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द बेनिफिट्स। इसका मतलब टोटल 100 पॉइंट्स दिए, 80 डिस्काउंट हो गए, 20 में से लग रहा है 5 डिस्काउंट नहीं होंगे, तो जो 100 पॉइंट्स की वैल्यू थी एक्स रुपी टर्म्स में, उसमें से आप इस साल 80 अपॉन 95 इनकम बुक कर लो और 15 अपॉन 95 की लाइबिलिटी बुक कर दो। तो जो लाइबिलिटी है उसमें से 15/95 की बचेगी और 80/95 की इनकम बुक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकेज में जब एस्टिमेट चेंज होता है तो पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, पैटर्न ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बेनिफिट्स चेंज हो जाएंगे। जब आपकी सारे पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे तब आपका जो टोटल लाइबिलिटी बुक की थी वो टोटल इनकम बुक करी जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने सबके कैलकुलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। 1/101 और 100/101 का लॉजिक समझ गए। 500 रुपए की सेल में 5 रुपए के पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब इफेक्टिवली 5/500
बेसिकली 500 की सेल पे 5 के पॉइंट, यानी कि आपको जो भी पैसा मिलेगा उसको 500 अपॉन 505 रेवेन्यू में बुक करना है, 5 अपॉन 505 लाइबिलिटी में बुक करना है। चलिए, इसके बाद में आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटिटी इश्यूज 2000 कन्वर्ट, सॉरी ईपीएस का क्वेश्चन है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दिए, 3 साल की टर्म है और 20 लाख रुपए है, इंटरेस्ट 6% चार्ज किया है और 250 शेयर्स में ये कन्वर्ट होंगे, मार्केट रेट 9% है। तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले आप फ्यूचर कैश फ्लोज को 9% डिस्काउंट करके इसका ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ले आइए, उस पर 9% का इस साल इस पर ब्याज बुक होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया हुआ है, तो बेसिक ईपीएस में न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो बेसिक ईपीएस सीधे आ जाएगा। डाइल्यूटेड में आप क्या करना है, जो आपने ईयर 0 पे कैरिंग अमाउंट निकाला है उस पे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से जो ब्याज कंपनी ने बुक किया होगा खर्चा, उसको एडबैक कर दीजिए, सब्जेक्ट टू टैक्स एडजस्टमेंट जो इसमें नहीं है। और डिनोमिनेटर में जितने डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं आपके, यानी कि जितने शेयर्स आपको डिबेंचर्स पे देना पड़ेंगे उसको ऐड कर दीजिए, उससे डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल लीजिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आखिरी में रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या है। In this particular last question, what has happened is ABC Limited is one company जो कस्टमर है XYZ Limited का। XYZ Limited ABC Limited को माल बेचता है और इसका एक डायरेक्टर है P जो कि रिलेटेड पार्टी है, पर ABC XYZ के लिए रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ना तो कोई इंफॉर्मेशन है कि इनका कोई आपस में स्टेक है, ना कोई कॉमन कंट्रोलिंग पार्टी है। लेकिन पी की वाइफ मिसेस पी ने यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक 1/19 को खरीद लिया। तब आप समझिए दो कंपनी में हमने डिस्कस किया है कि अगर एक इंडिविजुअल एक जगह कंट्रोल और एक जगह एक एमपी है तो वो दोनों कंपनियों को रिलेटेड कर देगा। तो आपको कहना होगा एबीसी और XYZ लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है फ्रॉम 1 जून 2019, डिस्क्लोजर पूछे तो 1 जून से 31 मार्च तक इन दोनों के बीच में जो सेल ट्रांजैक्शन हुआ है वो XYZ लिमिटेड को डिस्क्लोज करना है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो डिस्क्लोज करना है, स्पेशल डिस्काउंट पे गुड्स बेचे गए तो ये इन्फॉर्मेशन यूजर की इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्लस नेम ऑफ द पार्टी एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो ये चीजें आपको डिस्क्लोजर के फॉर्म में देना है। 5 मार्क का एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, लास्ट में एक इंटरनल चॉइस होती है आपके क्वेश्चन के पार्ट्स में, ये वो है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ऑलरेडी मैं RTP का हमारा ये जो एनालिसिस है कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड था ये ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ अपने किसमें, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर टेलीग्राम ग्रुप, साइट पे भी अपलोड कर दूंगा। दिस इज बेसिकली द सोल्यूशन शीट विच आई हैव मेड फॉर सर्टेन क्वेश्चंस। इसमें मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट का जो सोल्यूशन का पैटर्न, इनफैक्ट ये जब मैं सॉल्व कर रहा था मुझे लगा कि जो स्क्रिबल करके सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो मैंने कर दिए। कुछ में इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न है वो हो सकता है आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखने को लगे, इससे थोड़ा क्विकली समझ में आ जाए, शॉर्ट में दिया गया, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें बस एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके ऑल्टरनेटिव आंसर्स हैं, इंस्टीट्यूट की अप्रोच से होगा तो क्या होगा, और लॉजिकली जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार अगर करेंगे तो क्या होगा। और कंसोलिडेशन मैंने बता दिया, जैसा क्वेश्चन पूछा है मैंने वैसा सॉल्यूशन दिया है, जैसा इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है उसके लिए आपको डेट चेंज करना पड़ेगी। इसी के साथ मेरा डिस्कशन कंप्लीट होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग डाउन एट अ शॉर्ट नोटिस। वीडियो रहेगा यूट्यूब पर, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। आई होप कि ये डिस्कशन हमारा टाइम का यूजेज आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो, एक्सेप्ट वो जो साउंड इशू बीच में हो गए थे किसी कारण से। माई रिग्रेट्स, आई एम नॉट यूजिंग द यूजुअल स्टूडियो टुडे हियर एंड ऑल सेड एंड डन। रिवीजन सेशंस अब क्या आने वाले हैं ऑडिट में, ऐसे सारे 700 सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन इज समथिंग विच आई एम शेयरिंग। कंपनी ऑडिट में ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड टॉपिक्स ऑफ योर कंपनी ऑडिट, ऑडिटर एंड कंपनी अकाउंट्स वाले जो पोर्शन है उसका एक रिवीजन आएगा। इंड AS 116 का आई विल बी शेयरिंग अ रिवीजन वीडियो विथ यू। आई विल बी शेयरिंग अ रिवीजन वीडियो ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन पोर्शन, जो हमने कंसोलिडेशन किया था उसमें मेजॉरिटी पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कवर्ड था, ऐसा भी कह सकते हैं। स्पेसिफिकली जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में चीज़ें कवर होती है वो अलग से वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो वो प्योर इंग्लिश में आएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक हमारा रिवीजन लेक्चर। दीज आर सम डेफिनेट रिवीजन लेक्चर्स विच आर शेड्यूल। इसके अलावा देर आर कपल ऑफ अदर वीडियोज विच आई बी शेयरिंग। आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू रैंकर्स ऑफ द प्रीवियस टाइम just to give you some quick tips in terms of how to kind of prepare in the last 15 days, not how to prepare but things not to do and to do. Plus I'll also be sharing a last 5-day strategy for FR की आखिरी 5 दिन में आपका FR में अगेन डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगी नहीं होंगी।
और आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर MTP। तो एक स्ट्राइकर मैंने 3.1 आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें मैंने कहा था जिसके 3 पार्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत आई हैव नॉट डन नथिंग बट जितने इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ समय में RTP MTP के क्वेश्चन इधर उधर पूछे वो सारे के सारे उसमें हैं। तो अब उसके MTP के भी ये जो क्वेश्चन है उसमें अब इनकॉर्पोरेट करके मंडे को टेलीग्राम ग्रुप और फास्ट की वेबसाइट और व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट के चैनल के थ्रू ये सारे माध्यम से मैं शेयर कर दूंगा। कई सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, तो आई विल देन सेपरेटली बी गिविंग यू अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन इट कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस है विच आई पर्टिकुलरली फील यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट। उसमें कई सारे क्वेश्चंस हमारे MTP में भी यहाँ पे कवर्ड है। आई विल गिव अ मार्किंग, उसमें मैंने सब में ऐड भी करवाने के लिए कह दिया है कि जो MTP 2020 नवंबर के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे वो मार्किंग दे देंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स के रेफरेंसेस दे रखे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पिक किया गया है। सो सोर्स आपको अभी तक का पूरा मिल जाएगा और मेरी तरफ से IMP मिल जाएंगे। आप IMP क्वेश्चंस डेफिनेटली देख लेना, आपको क्वेश्चन में कुछ नयापन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन क्लास में हमने किया होगा विद डिफरेंट फिगर, सेम फिगर्स वाला आप कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा रहेगा कि एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी हो गया। रही बात फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन और कंसोलिडेशन के क्वेश्चन का क्या करना है, वही जो हर बार करते हैं, इंस्टीट्यूट को कहें उनसे चेंज कराएं कर दें, फिर उसके बाद कॉरिजेंडम आ जाएगा, नई RTP की तरह नई MTP अपलोड हो जाएगी, आपको बता देंगे कि भैया ये सोल्यूशन है, रट लीजिए, एग्जाम में आएगा तो देके आ जाइए। चलिए थैंक यू। व्हाट्सएप का हमारा कोई ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम का है। आप टेलीग्राम पर जाइए और सार्थक जैन CA सर्च करिए, यू विल फाइंड दैट। आप चैनल ज्वाइन करें, नीचे डिस्कशन का टैब आता है, उसको क्लिक करेंगे तो ग्रुप में आ जाएंगे। ग्रुप में स्टूडेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, चैनल इज समथिंग वेयर इन बेसिकली आई ओनली पोस्ट, सो दैट इज ओनली जस्ट अ ब्रॉडकास्ट। चलिए ओके, तो राहुल थैंक यू, समीक्षा थैंक यू, हरू थैंक यू, मुर्तजा थैंक यू, एंड हर्षद थैंक यू, श्रीनिवास थैंक यू। चलिए थैंक यू एवरीबडी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आखिरी का समय है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। रही बात एग्जाम में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह वो सारी तरह की जो बातें चल रही है, तो इफ़ यू रियली फील दैट योर कंट्रीब्यूशन can create a difference, then think about it. Otherwise I would rather say let's stick to the studies for the moment and concentrate there. Okay जी, चलो थैंक यू। जम्मू से आ गया भाई पर्व का, थैंक यू, आ गया जम्मू से इस बार।